सिर्फ 2 दिन के बाद है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। पाकिस्तान अगर ये मैच जीतेगा तभी सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को 2 दफ़ा शिकस्त दे चुका है। और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारने के बाद इंडिया से टकराता है और वो मैच हार जाता है तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। पहला ही मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता है तो दूसरा मैच इंडिया से एक तो प्रेशर कम होगा, और पाकिस्तान अगर हार भी जाता है बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि हम ये कहते हैं कि टीम इंडिया से मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, और इस मरतबा जो फड्डे हुए उसके बाद जो लफड़े हुए ना, उसके बाद जो पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तान के जो शायकीन हैं उनका जोशो खरोश गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के शायकीन ये कहते हैं कि टीम इंडिया को पटख दिया जाए, जबकि इंडिया के शायकीन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है उस दिन। वो तो बात की बात है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और क्यों है। स्क्रीन पे आपके सामने है जी पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 भी, और साथ में जो बेंच प्लेयर्स हैं वो भी। हमने फहीम अशरफ को क्यों नहीं रखा, साउद शकील को क्यों नहीं रखा, कामरान गुलाम को साउद शकील की जगह पे क्यों रखा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपके साथ जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो शेयर कर देता हूं। बाबर आजम, फहर जमान, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। हालांकि हमारे स्क्वाड में बहुत सी खामियां हैं, यहाँ पे सुफियान मुकीम को फिर से हम याद करेंगे, लेकिन हमने प्लेइंग 11 यहीं से बनानी है। फहीम अशरफ को हमने निकाल दिया है, इसलिए निकाल दिया है कि जब आपके कैप्टन का उस पर भरोसा ही नहीं है, और जिस बंदे की 46 की एवरेज हो बॉलिंग में, 10 की बैटिंग में एवरेज हो, उसको तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। वही बात है, एक मीम चल रही थी कि एज है 31 और हाईएस्ट रन है 30, तो क्या वो डिजर्व करता था पाकिस्तान के स्क्वाड में? नहीं करता था, लेकिन पर्ची चली वो आ गया, तो हमने उसे बेंच पे ही रखने का फैसला किया है। और उसकी जगह पे हमने जो है वो खुशदिल शाह को स्क्वाड में रखा है, क्योंकि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की और दुबई की पिचेस पे। साथ में अगर आप देखें तो हमने कामरान गुलाम को रखा है साउद शकील को निकाल के। आप लोग बोलेंगे कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि साउद शकील जितना बेस्ट प्लेयर है स्पिन को खेलने के लिए, वैसा कोई भी प्लेयर नहीं है। तो हमने पाकिस्तान और दुबई की कंडीशंस को देखते हुए साउद शकील को ही क्यों निकाल दिया है? तो साउद शकील को इसलिए निकाला है, हमने पहले ये बात बोली थी कि बाबर आजम वन डाउन आए, रिजवान ओपनर जाए, लेकिन ये नहीं हो सका और बाबर ही ओपनिंग करेंगे। अब जब बाबर ओपनर जाता है तो वन डाउन की जो पोजीशन है खाली हो जाती है, वो पोजीशन मिलती है साउद शकील को। साउद शकील खेलता है स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा, और जब वो आ जाता है पावर प्ले में, पिछले 2 मैचेस में साउद शकील पावर प्ले का फायदा उठाने के चक्कर में आउट हुआ है। ब्रेसवेल को कट खेलने की जल्दी में लास्ट ओवर था, स्पिनर आया, और हम सब ये जानते थे कि विकेट के लिए ही स्पिनर को लाया गया, लेट कट खेलने के जो कि बनती नहीं थी, और यह सोचा कि कट लगा के चौका निकाल लूं, और वो बोल्ड हो गए। और उससे पहले वाले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पुल शॉट खेली, बाउंड्री पे कैच देके चले गए। तो साउद शकील का जो रोल है वो तब बनता है जब बाबर आजम वन डाउन आते और साउद शकील रिजवान के बाद आता 5वें नंबर पे, तो वो एक रोल बनता था उनका। लेकिन पावर प्ले में खेलते हुए साउद शकील का माइंड बिल्कुल ही बदल जाता है, और वो जल्दी करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। अब बात करते हैं कि कामरान गुलाम क्यों। कामरान गुलाम इसलिए कि वो लंबा खेलना जानते हैं, और पाकिस्तान की टीम में उनके आने की वजह यही थी कि वो लंबा लेकर जाते हैं इनिंग्स को। हालांकि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक इनिंग जो उन्होंने खेली 55 रन की, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं अपनी गेम को एकदम से चेंज कर लूं। ऐसा नहीं हो सकता। वो पिछले कोई 8-10 साल अगर खेल के आ रहे हैं तो जो उनकी नेचुरल गेम है उन्हें वही लेकर चलनी चाहिए। होता है कोई 50, 60, 70 मैच के बाद एक दिन आपका लग जाता है कि आपके बैट पे बॉल बड़ी अच्छी आ रही होती है और आप बड़े बड़े छक्के लगा देते हैं, लेकिन कामरान गुलाम को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस वजह से उन्हें टीम में लाया है वो रोल उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें उस रोल पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी इनिंग को लंबा लेकर जाना चाहिए, और वन डाउन पोजीशन इसीलिए होती है। अब बाबर आजम जाहिर सी बात है ओपनर है, तो कामरान गुलाम वन डाउन के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो इनिंग खेली थी कामरान गुलाम ने, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5वें नंबर पे आके खेली थी।
अब उन्हें हम वन डाउन खिलाना चाह रहे हैं और खेलेंगे वो वन डाउन। तो यहां पे उन्हें इस बात का जो है वो जहन में रखनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात, अगर वो वन डाउन खेलते हैं तो उनका जो शौक है छक्के लगाने का वो भी पूरा हो सकता है। लेकिन पहले आप 70-80 रन की इनिंग लेकर जाएं, उसके बाद आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। अब बाकी खुशाइद चीज़ ये है कि रिजवान ने रन्स बनाए हैं, सलमान अली आगा ने रन्स बनाए हैं, तैयब ताहिर ने अच्छी इनिंग खेली है। हालांकि उनका वो रोल नहीं है जिसमें वो खेलना चाह रहे हैं। मसला ये है कि हमारे जो स्क्वाड है उसमें एक ही जैसे प्लेयर हैं। अब तैयब ताहिर जोर मार के जितना भी तेज खेले कितना खेल पाएगा और कितनी लंबी इनिंग्स वो खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। और नसीम शाह, यहां पे आपने देखा होगा कि हमने नसीम शाह को शाहीन शाह अफरीदी से पहले रखा है। ये क्यों रखा है? हमने अक्सर देखा है कि पता नहीं ये कौन फैसला करता है कि नसीम शाह से पहले शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा जाता है। हालांकि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये जानती है कि जितनी अच्छी बैटिंग नसीम शाह करता है, जितनी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग नसीम शाह करता है, जितने मैचेस नसीम शाह जितवा चुका है बैटिंग करते हुए, शाहीन अफरीदी नहीं कर सका। बल्कि एक मैच में भी वो उस तरह से नहीं कर सका। सिवाय मिड विकेट पे छक्का लगाने के शाहीन अफरीदी के जहन में और कुछ नहीं आता। जबकि नसीम शाह जब बैटिंग करता है तो उसके माइंड में होता है कि थर्ड मैन पे गाइड कर देता हूं, सिंगल लग जाएगा, यहां पे फील्ड अंदर है, ऊपर से पार कर देता हूं, फुल टॉस मिल गई है, छक्का लगा देता हूं। छक्के लगाता भी है और इनिंग को लेकर चलता है। ऐसा नहीं करता कि साथ बेशक बाबर आजम खेल रहा हो तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार बाबर खड़ा है, छोड़ो मैं छक्के लगा देता हूं। वो ये सोच नहीं रखता। जबकि शाहीन अफरीदी साथ में कोई भी खड़ा हो, बाबर खड़ा हो, रिजवान खड़ा हो, सलमान खड़ा हो, उसके जहन में एक ही चीज़ है कि यार मैं छक्का लगाऊं। गैर जिम्मेदारी, वो जो उनके सुसर में एक चीज़ थी शाहिद अफरीदी के जहन में, वो आते साथ ही नहीं देखते थे सामने क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इस टाइम मैच की, और वो अपनी बैटिंग करते हुए छक्के लगाने के चक्कर में विकेट देकर चले जाते थे। लेकिन वो बहुत बेहतर बैटिंग करते थे शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। तो शाहीन को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए या उनका वो रोल नहीं है। तो शाहीन को मेरे ख्याल में बैटिंग में नसीम के बाद भेजना चाहिए और ये अब फैसला हो जाना चाहिए। ये उसके साथ ज्यादती है। मतलब एक बंदा बैटिंग में बेहतर कर रहा है तो उसे आप पहले मौका दें। शाहीन अफरीदी हर दफा पहले आ जाता है और विकेट देकर चला जाता है। तो ये है जी टीम, और इसका जाहिर सी बात है बैटिंग का सारा दारोमदार जो है वो होगा बाबर आजम पे, फखर जमान पे, रिजवान पे। ये टॉप ऑर्डर में अगर बेहतर करेंगे तो उसके बाद सलमान अली आगा या तैयब ताहिर भी बेहतर करके जाएंगे। और पाकिस्तान की विकेट्स में 300 रन तो बनने, 320, 30, 40 रन बनेंगे। तो ये रन तभी आप चेस कर सकते हैं या आप टारगेट दे सकते हैं जब आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे। बाकी आप हमारी प्लेइंग 11 से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन यही 15 थे जो अब मैदान में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे हमें, तो हम इन्हें पूरी तरह से बैक करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एज अ टीम ये खेलेंगे। मतलब अगर एक प्लेयर की गलती है भी तो दूसरा उसे कवर करने की कोशिश करेगा, ना कि उसकी गलती हो गई तो भाई ठीक है अब मैं बस अपने आप को देखूं, वो जाए बाढ़ में या टीम जाए बाढ़ में। क्योंकि 10-11 प्लेयर जब खेलते हैं, 11 प्लेयर तो एक गलती करता है तो 10 के पास मौका होता है कि वो उस गलती को कवर कर सकें। तो अगर 10 मिलके कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड करता है। तो आई होप सो कि पाकिस्तान बेहतर करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को लाजमी से दबा लें।